मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। लेसन नंबर 28 पढ़ रहे हैं अपन, मानव का जनन तंत्र। इस जनन तंत्र के अंतर्गत मैंने आपको इसकी परिभाषा सिखा दी थी। परिभाषा क्या होती है फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि किसी भी पैतृक द्वारा या पेरेंटल जनरेशन द्वारा एक नई संतान की उत्पत्ति को करना या एक नई संतान को जन्म देना जनन कहलाता है। और इस जनन के द्वारा जो अंग आपके जनन में काम लिए जाते हैं उन्हें हम जनन तंत्र बोलते हैं या जननांग बोलते हैं। जिन अंगों के द्वारा ये जनन सिस्टम पूरा कंप्लीट किया जाता है उन अंगों को अपन जननांग या जनन के अंग कहते हैं। उन अंगों के माध्यम से ही ये जनन तंत्र विकसित होता है। और उन अंगों के अंदर अपन दो तरह के जनन पढ़ेंगे, एक तो नर जनन तंत्र और एक मादा जनन तंत्र, है ना। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि एक तो अपन पढ़ेंगे जनन तंत्र के अंदर नर जनन तंत्र और दूसरा पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र, है ना, मादा जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र में क्या क्या आता है और मादा जनन तंत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन्हीं चीज़ों को अपने को एक के बाद एक पढ़ना है, ठीक है ना। तो नर जनन तंत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि नर जनन तंत्र के अंदर क्या है कि वृषण, वृषण कोश, शुक्रवाहिनियाँ, शुक्राशय, है ना, पेनिस या शिश्न। तो इस तरह पूरा एक सिस्टम बनता है जिसके अंदर 4 या 5 अंग मिलके इस पूरे नर जनन तंत्र को फिनिश करते हैं, नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। और इसी नर जनन तंत्र के माध्यम से जो नर हार्मोन बनता है, जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना, वास डिफरेंस शुक्रवाहिनियाँ जिसे बोलते हैं। तो ये अपने जो कार्पस ट्यूनिका एक वर्ड आया, ट्यूनिका प्रोपेरिया एक वर्ड आएगा, जो पतली झिल्ली है जिसके द्वारा नर हार्मोन का निर्माण किया जाता है, जिसे कहते हैं अपन टेस्टोस्टेरोन। उन हार्मोन को पोषण प्रदान करने के लिए उसके अंदर सहायक ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं, सहायक ग्लैंड्स भी पाई जाती है जो उसे हार्मोन प्रदान करती हैं, जो उसे सहारा प्रदान करती है, जिसे हम आलंबन कोशिकाएं कहते हैं, है ना, सहायक कोशिकाएं कहते हैं, जो उस शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करेगी। और वही शुक्राणु आगे गतिमान होकर आपके मादा जनन तंत्र के अंदर प्रवेश करेगा, जिससे एक नए संतान की उत्पत्ति होगी। मादा जनन तंत्र के अंदर भी अपन पढ़ेंगे। तो मादा जनन तंत्र के अंदर ओवेरी, अंडाशय जिसे बोलते हैं, फिर फैलोपियन ट्यूब, है ना, नलिकाएं जुड़ी रहेगी दोनों तरफ, क्योंकि मादा के अंदर 2 ओवरीज पाई जाती हैं, 2 अंडाशय पाए जाते हैं ना। वो अंडाशय फैलोपियन ट्यूब से जुड़ के आपके गर्भाशय तक आते हैं। गर्भाशय की गुहा वापिस आपकी योनि मार्ग से जुड़ के बाहर बग मार्ग द्वारा जुड़ी रहती है। तो वहीं से ये शुक्राणु प्रवेश करते हैं और मादा के गर्भाशय तक पहुंचने के बाद साथ उससे फैलोपियन ट्यूब में एक दूसरे का आलंबन होता है, एक दूसरे का मिलना होता है, जहाँ से मादा से अंडा आता है और नर से शुक्राणु प्रवेश करते हैं। शुक्राणु काफ़ी गतिमान होते हैं, है ना, वही जाके किसी एक अंडाशय से एक शुक्राणु जुड़ जाता है तो वो एक नए बच्चे के जन्म होने की प्रारंभिक अवस्था आ जाती है। फिर उसके ऊपर ओवरलैपिंग करके कवर बन जाता है। फिर उससे कितने भी शुक्राणु या कितने भी अंडाणु जुड़े वो उससे जुड़ नहीं पाते। वो एक शुक्राणु और एक अंडाणु, क्योंकि एक बार स्खलित होने में, एक बार जब जनन की प्रक्रिया होती है, एक बार जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, उस दौरान लाखों, हजारों, करोड़ों की संख्या में एक साथ शुक्राणु मादा के अंदर प्रवेश करते हैं। उनमें में से किसी एक शुक्राणु के माध्यम से या एक शुक्राणु या एक अंडाणु के जुड़ने के माध्यम से एक नव जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो आज यही सारी चीज़ें अपने को पढ़नी है। तो अपन स्टार्ट करेंगे नर जनन तंत्र के अंगों के माध्यम से। नर जनन अंग कौन कौन से हैं वहीं से आज अपन शुभारंभ करेंगे। तो नर जनन अंगों के बारे में ही पढ़ना है अपने को, नर जनन अंग ही देखेंगे। तो आज का टॉपिक अपना नर जनन तंत्र हो गया ना। तो नर जनन तंत्र ही देखना है, नर जनन तंत्र को ही पढ़ते हैं अपन। नर जनन तंत्र, ठीक है ना। इस नर जनन तंत्र के 2 घटक हैं, प्राथमिक और सहायक। क्या है? इस नर जनन तंत्र के आपके 2 घटक हैं, प्राथमिक जननांग और सहायक जननांग, ठीक है। प्राथमिक जननांग और सहायक जननांग। जननांग मीन्स क्या हो गया? जनन के वे अंग जो जनन प्रक्रिया के अंदर सहायता करते हैं, जनन के वे अंग जो जनन प्रक्रिया में काम में लिए जाते हैं, उन्हें अपन जननांग कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक जननांग के अंदर क्या आएगा आपके? वृषण, एक जोड़ी वृषण, जिसे क्या बोलते हैं? टेस्टिस।
ठीक है, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, किसमें? नर के अंदर। आप जानते हैं कि नर के अंदर एक जोड़ी वृषण होते हैं जो वृषण कोश के अंदर सुरक्षित रहते हैं, और वह वृषण कोश आपके पतली झिल्ली नुमा संरचना होती है, रोम युक्त संरचना होती है, जो आपके उदर गुहा के नीचे की तरफ पाई जाती है और दोनों टांगों के मध्य में स्थित होती है। उसी से आपका एक नर जनन का निषेचित पार्ट जुड़ा रहता है, जो आपके निषेचन की प्रक्रिया के लिए हेल्प करता है, वही मूत्र मार्ग के लिए भी हेल्प करता है, जिसे अपन शिश्न कहते हैं। उसी के माध्यम से हार्मोन या उसी के माध्यम से शुक्राणु मादा के अंदर प्रवेश करते हैं, और उसी माध्यम से आप मूत्र को भी बाहर विसर्जित करते हैं ना। तो एक जोड़ी वृषण आपके प्राथमिक जननांग कहलाएंगे, बाकी सारे जो जननांग हैं आपके वो क्या कहलाएंगे? सहायक जननांग। जैसे कौन? वृषण कोश, फिर अधिवृषण एपिडाइडिमिस, अधिवृषण, फिर शुक्रवाहिनियां, जिसे आप क्या बोलेंगे? वास्ट डिफरेंस, शुक्रवाहिनियां, फिर शिश्न, पेनिस, फिर आप क्या लेंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि, जिससे शुक्राणुओं को लचीला करने के लिए यहाँ से एक हार्मोन स्त्रकिलित किया जाता है, जो शुक्राणुओं को गमन के लिए सहायता करता है ना। काउपर ग्रंथि है ना, काउपर ग्रंथि है ना। तो ये सारे भाग कौन से हो गए? नर जनन तंत्र के पार्ट हो गए, जिसमें 2 घटक हैं, एक तो आपके प्राथमिक घटक और एक या प्राथमिक जननांग, जिसे प्राथमिक घटक भी कह सकते हैं, या द्वितीयक जननांग या सहायक जननांग, सहायक को द्वितीयक भी कह सकते हैं आप, है ना। तो वो सहायक जननांग और प्राथमिक जननांग। प्राथमिक जननांग में सिर्फ कौन आएंगे? वृषण आएंगे, ठीक है। और वृषण भी क्या करेंगे? जो आपके लिए शुक्राणु का निर्माण करने में हेल्प करेंगे ना। तो शुक्राणु का हेल्प क्या करेंगे? वहीं से शुक्राणु का निर्माण किया जाएगा। तो वृषण जो हैं आपके वृषण कोश के अंदर, ये वृषण कोश कैसा होता है? एक पतली संरचना है, पतली स्किन है, पतली त्वचा है, जो रोम युक्त होती है, वो वृषण कोश है। फिर अधिवृषण, फिर शुक्रवाहिनियाँ, शुक्रवाहिनियाँ क्या करेगी? इस शिश्न से कनेक्ट हो जाएगी इंटरनल मार्ग से, किससे? प्रोस्टेट ग्लैंड से, वास्ट डिफरेंस जिसे बोलते हैं, और यहीं से ये हार्मोन प्लस आपके शुक्राणु यहाँ से इस शिश्न तक आते हैं। तो ये सारे जननांग जो हैं, एक तो प्राथमिक और एक सहायक जननांग के रूप में बटे हुए हैं। तो इन्हीं को अपने को पढ़ना है, ठीक है ना। और प्राथमिक जननांग के अंदर ही पहला आपके वृषण आता है, तो वृषण से ही अपन प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज अपने को क्या पढ़नी है? वृषण या टेस्टिस, ठीक है। तो नर जनन तंत्र के ये 2 भाग हो गए, प्राथमिक जननांग और सहायक जननांग, प्राइमरी और हेल्पिंग। तो ये द्वितीयक बोल सकते हैं, सेकेंडरी बोल सकते हैं इसको। तो इसी के अंदर अपन पहला पढ़ लेते हैं, प्राथमिक जननांग, ठीक है। तो प्राथमिक जननांग के अंदर क्या आ गया आपके? पहली चीज क्या है? प्राथमिक जननांग है, और इस प्राथमिक जननांग के अंदर पहली चीज अपने को क्या पढ़नी है? वृषण, जिसे अपन क्या बोलते हैं? टेस्टिस, ठीक है। इस टेस्टिस के बारे में क्या लिखना है? नर में एक जोड़ी वृषण गुलाबी अंडाकार, क्या लिखते हैं? मनुष्य में, नर में एक जोड़ी वृषण गुलाबी अंडाकार, उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर दोनों टांगों के मध्य, क्या? उदर गुहा के बाहर दोनों टांगों के मध्य कोशों में स्थित होते हैं, कोशों में स्थित होते हैं, ठीक है ना। तो ये वृषण का पढ़ रहे हैं, वृषण में एक एक आपको मैं लाइन लिखवाता जा रहा हूँ, आप भी उतारते रहें।
है ना। नर में एक जोड़ी वृषण होते हैं, सब जानते हैं। कहाँ होते हैं? वृषण कोश के अंदर होते हैं। एक जोड़ी मतलब दो होते हैं ना, दो वृषण होते हैं जो वृषण कोश में होते हैं, मतलब टेस्टिस होते हैं जो वृषण कोश के अंदर स्थित होता है, जिनका कलर क्या होता है? गुलाबी होता है, जो उदर गुहा के नीचे होते हैं और अंडाकार शेप होता है इसके, और कोशों के मध्य स्थित होते हैं। फिर जिसमें ये स्थित होते हैं वृषण कोश, तो वृषण कोश जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वृषण कोशों की दीवार यानी स्किन, त्वचा, वृषण कोशों की दीवार पतली, मुलायम, रोम युक्त होती है, रोम युक्त होती है, ठीक है ना। क्या होती है? जिस वृषण कोश में ये वृषण स्थित होते हैं वो वृषण कोश की दीवार क्या होती है, यानी त्वचा क्या होती है? पतली होती है, मुलायम होती है और लचीली भी होती है। फिर इसके अंदर, किसके अंदर? वृषण कोश के अंदर, इसके अंदर अरेखित पेशीय तंतुओं का, अरेखित पेशी तंतुओं का मोटा उपत्वचीय स्तर पाया जाता है। क्या कहा? इसके अंदर अरेखित पेशीय तंतुओं का मोटा उपत्वचीय स्तर पाया जाता है। किसके अंदर? उस वृषण कोश के अंदर, ठीक है ना। तो ये उतारें आप, फिर मैं आगे का लिखवाता हूं। स्तर पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? डॉर्टस पेशी, डॉर्टस पेशी। किससे बोला जाता है डॉर्टस पेशी? जो अरेखित पेशी होते हैं, अरेखित पेशी तंतुओं का स्तर जो होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? डॉर्टस पेशी भी कहते हैं। तो साथ साथ में आप उतारते रहें तो आपके नोट्स कंप्लीट होते रहेंगे, है ना। तो जो लेसन पढ़ रहे हैं अपन, वो लेसन को ध्यान से आप देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। तो ये वृषण के बारे में लिखवाया जा रहा है, वृषण को आप उतारते रहें और इसे उतारने के बाद आप जो नोट्स बना रहे हैं, नोट्स जो लिख रहे हैं, उनको आप विधिवत रूप से उतारें ताकि ये कहीं आपके घूमे नहीं। ऐसा नहीं कि एक इस कॉपी में लिख दिया, एक उस कॉपी में लिख दिया, सारे पढ़ाई उस दिन की व्यर्थ हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो उतारें आप जल्दी जल्दी। ठीक है, उतार दिया। फिर आप लिखें ये उपत्वचीय स्तर क्या कह रहा हूं मैं? ये उपत्वचीय स्तर, उपत्वचीय स्तर को उदरीय पेशीय से जोड़ना, ये किसका काम है? आपके वृषण के अंदर गुच्छा होता है, वृषण गुच्छा, वृषण गुच्छा जो क्या करता है? उपत्वचीय स्तर को उदरीय पेशी से जोड़ता है। और जोड़ने वाले पेशियों को क्या बोलते हैं आप? जोड़ने वाली पेशियों को बोलते हैं वर्णोत्कर्ष पेशी। क्या बोला जाता है उसको? वृषणोत्कर्ष पेशी, ठीक है। क्या कहा मैंने? जो उपत्वचीय स्तर है आपका ये वाला, ठीक है, ये किससे जुड़ता है? उदरीय पेशी से जुड़ता है। जोड़ने वाला कौन भाग है? वृषण गुच्छा, उसे क्या बोलते हैं? वृषणोत्कर्ष पेशी बोला जाता है, ठीक है ना। प्रत्येक वृषण कोश की गुहा को
एक सक्रिय वृषण नाल जोड़ी रहती है। प्रत्येक वृषण कोश की गुहा से एक सक्रिय वृषण नाल जुड़ी रहती है। ठीक है, ये तो हो गया वृषण के बारे में, है ना। अब अपन पढ़ेंगे वृषण की संरचना और उसके कार्य के बारे में ना। तो संरचना कैसी होती है लिख लें आप। ये तो वृषण के बारे में हो गया। इसकी संरचना में क्या होता है, वृषण कोश की मोटाई होती है लगभग 4 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई होती है लगभग 2.5 सेंटीमीटर, 12 से 15 ग्राम या 10 से 15 ग्राम वो वजनी होता है ना। तो ये लिखना है अपने को। वृषण पर 2 आवरण पाए जाते हैं, है ना, जिसे वृषण खोल कहते हैं। अब अपन पढ़ेंगे वृषण की संरचना। ठीक है, वृषण की संरचना में क्या पढ़ना है। एक तो वृषण दिखता कैसा है, होता कैसा। ठीक है, तो वृषण कैसा होता है, प्रत्येक वृषण लगभग 4 सेंटीमीटर मोटा, 2.5 सेंटीमीटर लंबा, 10 से 15 ग्राम वजनी या बार का होता है। प्रत्येक वृषण लगभग 4 सेंटीमीटर मोटा, 2.5 सेंटीमीटर लंबा, 10 से 15 ग्राम भार का होता है। ठीक है ना, ये वृषण संरचना है। वृषण पर 2 आवरण पाए जाते हैं। वृषण पर क्या पाए जाते हैं, 2 आवरण पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, वृषण खोल। वृषण पर 2 आवरण पाए जाते हैं, जिसे वृषण खोल कहते हैं। ठीक है, बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं, बाहरी आवरण योनिक कंचुक। ठीक है, और भीतरी आवरण को जनिक कंचुक। ठीक है, 2 आवरण पाए जाते हैं। दोनों आवरण को क्या बोलते हैं, भीतरी आवरण को बोलते हैं योनिक कंचुक, और बाहरी आवरण को बोलते हैं योनिक कंचुक, और भीतरी आवरण को बोलते हैं श्वेत कंचुक। ठीक है, बाहरी आवरण कौन सा होता है, योनिक कंचुक। भीतरी आवरण कौन सा होता है, श्वेत कंचुक, जो किसके बना होता है, श्वेत संयोजी उत्तकों का। श्वेत संयोजी उत्तकों का बना आवरण होता है, जो कहलाता है भीतरी आवरण। और बाहरी आवरण आपका किसका बना होता है, योनिक कंचुक का। ठीक है, तो ये वृषण के बारे में लिखवा दिया आपको मैंने, है ना। तो इसके आगे भी बहुत सारा है आपके संरचना के अंदर। इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से सिक्रेशन होता है, शुक्रवाहिनियों से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके सिक्रेट होता है, वो आपकी 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक शुक्राणु जनन कोशिकाएं और एक आलंबन कोशिकाएं, है ना। क्या होती है, सपोर्टिंग सेल्स और स्पर्मेटोजेनेसिस सेल्स होती हैं। तो 2 तरह की इसके अंदर और सेल आएगी, भी कोशिकाएं आएगी। एक तो होगी आपके शुक्र जनन कोशिकाएं स्पर्मेटोजेनेसिस सेल्स, और एक होगी आलंबन कोशिकाएं, जिसे अपन कहेंगे क्या, सपोर्टिंग सेल्स। तो ये सपोर्टिंग सेल्स और शुक्र जनन कोशिकाएं दोनों भी आपको पढ़नी है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगली क्लास जब भी होती है उसके बारे में अपन इनसे आगे का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।